नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को राजन सीरीज के लघुत्तरीय क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन हैं या तो बहुत बार हल करवाए जा चुके हैं और या तो बहुत आसान है। तो देखिए, फिर भी अगर किसी को ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर वो क्वेश्चन भेज करके उसके सॉल्यूशन की जानकारी कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर कोशिश की गई है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएं, लेकिन फिर भी जो बहुत आसान क्वेश्चन हैं और या तो कई बार उनको हल कराया जा चुका है तो वही क्वेश्चन इसमें छोड़े गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए। ये क्वेश्चन देख लीजिए, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये समीकरण दिए हुए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो इनको आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे इनको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करें और चाहे विलोपन विधि से। तो यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। तो यहाँ पर देखिए, हम इनको विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, कोई भी पद जो है बराबर नहीं है, यानी कि जो x और y के गुणांक हैं वो ना तो देखिए यहाँ पर x के गुणांक बराबर हैं और ना तो y के गुणांक बराबर हैं। और जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक जो है विलोपन विधि में इनको जो है काटा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को 7 से गुणा कर लेंगे और समीकरण 2 को जो है 2 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब इसको 7 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा और यहाँ पर इसको जब 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पर दोनों में x के गुणांक जो है वो 14 हो जाएंगे, यानी कि बराबर हो जाएंगे। तो जो x वाला पद है वो काटा जा सकता है। तो यही काम यहाँ पर कर लेंगे। देखिए, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर तो इस तरीके से इसमें गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला समीकरण हो जाएगा 7 दूनी 14x और फिर माइनस, यानी कि इस पूरे समीकरण में जो है 7 से गुणा करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 7 त्रिक 21y और फिर यहाँ पर देखिए 13 सत्ते 91। तो यहाँ पर देखिए 91 हो जाएगा और देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 3, यानी कि ये पहला समीकरण था लेकिन अब जो है यहाँ पर पहला और दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो अब यहाँ पर गुणा करने पर इसको 3 मान लेंगे। अब इसमें देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14x हो जाएगा और माइनस 2 दूना 4y हो जाएगा और फिर देखिए 2 दूना 4 यानी कि 40 हो जाएगा। अब इस समीकरण को मान लेंगे समीकरण 4 और उसके बाद देखिए यहाँ पर x के गुणांक बराबर हैं और यहाँ पर देखिए जो है जो इसके चिन्ह है वो भी समान है। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि जब चिन्ह समान होते हैं तब लिखते हैं घटाने पर और जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो लिखते हैं जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह समान है तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर और घटाने पर देखिए इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये x वाले जो पद हैं ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस का 21 है और यहाँ पर प्लस का 4 है। तो 21 में से 4 घट जाएगा तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 17 और माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का 17 वाई आ जाएगा। और फिर यहाँ 91 में से देखिए 40 घट जाएगा, तो 91 में से 40 घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 51 और ये आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या यहाँ पर बड़ी है। अब क्या करेंगे, y को इधर ही रखेंगे और 17 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 51 और माइनस का 17। अब यहाँ पर देखिए 17 3 51 होता है तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये y का मान निकल आएगा। अब क्या करेंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में y का मान रख लेंगे। तो समीकरण 1 है देखिए 2x माइनस 3y बराबर 13। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू है माइनस का 3, तो यहाँ पर 2x माइनस यहाँ पर देखिए 3 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 13।
अब यहाँ पर देखिए 3 का 3 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3 त्रिका 9 और बराबर में हो जाएगा 13। और फिर इस 9 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 9। अब यहाँ पर 2x बराबर हो जाएगा, देखिए 13 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और फिर x को इधर रखेंगे और जो है 2 को भी इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2। तो इस प्रकार से x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर कितना आया है, y बराबर देखिए आया है -3। तो इस प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 4 काट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 काट स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 4 इंटू काट 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस देखिए सेक 60 डिग्री का मान होता है। देखिए कास में जो है 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो जो है सेक में कितना हो जाएगा, तो सेक में मान हो जाएगा इसका 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हो जाएगा 2 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर देखिए प्लस है और फिर साइन स्क्वायर 30। तो यहाँ पर देखिए साइन का मान साइन 30 का मान 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और फिर जो है इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो राजन सीरीज में गलत लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर माइनस दिया हुआ है और जो है उसके सॉल्यूशन में प्लस दिया हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चन गलत लगा हुआ है राजन सीरीज में, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जब माइनस यहाँ पर लगाएंगे तो जो है इसका उत्तर 1/4 आएगा और जब प्लस होगा तो प्लस वाले में उत्तर देखिए 33/4 आएगा। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर में जैसा यहाँ पर आए लिख करके, यानी कि माइनस आए तो आप माइनस के हिसाब से हल कर दीजिएगा और प्लस आए तो प्लस के हिसाब से हल कर दीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए जो है इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और फिर 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4 और फिर प्लस यहाँ पर है तो प्लस लगा देंगे, फिर 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और देखिए जब यहाँ पर माइनस होगा यहाँ पर जब प्लस होगा तो प्लस वाली कंडीशन में इसका उत्तर चेंज हो जाएगा। ये आप लोग अच्छे समझ लेना। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और AOB व्यास है। वृत्त का बिंदु C और D इस प्रकार है कि कोण CAB बराबर 30 डिग्री और कोण ABD बराबर 40 डिग्री। तो कोण CAD और कोण CBD ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2020 में पूछा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि जो AOB है ये वृत्त का व्यास है और जो है कोण CAB देखिए CAB ये दिया हुआ 30 डिग्री और कोण ADB यानी कि ये कोण जो है देखिए ABD यानी कि ये कोण जो है दिया हुआ है 40 डिग्री और हमको निकालना क्या है, कोण CAD यानी कि ये पूरा कोण निकालना है और CBD यानी कि ये पूरा कोण निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रमेय होती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोग चित्र में समझ लीजिए, यानी कि इस तरीके के जो चित्र वाले क्वेश्चन होते हैं रेखागणित के, उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है क्वेश्चन को चित्र में समझ लेते हैं और जब चित्र आपकी समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो चित्र बना हुआ उसकी सहायता से सबसे पहले सारे कोण सीख लीजिए कि कैसे ये क्वेश्चन हल किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए एक प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, या कह सकते हैं कि जो है व्यास के द्वारा परिध पर बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर देखिए ये व्यास है और व्यास के द्वारा देखिए ये जो है कोण परिध पर बन रहा है, यानी कि ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे भी देखिए ये व्यास पर
जो है कोण बन रहा है, यानी कि इस व्यास के द्वारा देखिए ये कोण परित पर बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए एक जो है त्रिभुज ए बी सी बन रहा है और एक त्रिभुज जो है ए बी डी बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर उसकी सहायता से ये वाला कोण निकल आएगा। और इसी तरीके से जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो ये 40 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए ये अर्धवृत्त में बना कोण है तो 90 डिग्री का हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जो है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों से ये वाला जो है कोण निकल आएगा। और जब ये निकल आएगा और ये निकल आएगा तो इन दोनों को जोड़ करके जो ये पूरा कोण है ये निकाला जा सकता है। और इसी तरीके से इन दोनों को जोड़ करके ये पूरा कोण निकाला जा सकता है। तो इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को चित्र में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 30 डिग्री का कोण है और जो है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, उस प्रमेय की सहायता से इस कोण को और इस कोण को 90 डिग्री का कर देंगे। और फिर दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये 90 का हो गया, ये 30 का हो गया, तो ये कितने का हो जाएगा, 30 और 90 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर देखिए 120 डिग्री हो जाएगा। और 120 को 180 में से घटा लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री निकल आएगा। और उसके बाद देखिए ये 40 डिग्री है और ये जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। और फिर जो है ये हमको निकालना है। तो इस त्रिभुज में देखिए 180 में से 40 और जो है 90 को जोड़ करके घटा देंगे तो हमारा ये कोण निकल आएगा। तो देखिए 40 और 90 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130। तो इस प्रकार से 180 में से 130 को घटाएंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये 60 डिग्री का कोण निकला है और ये 50 डिग्री का कोण निकला है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे कि ये कोण हमको पूरा निकालना है। तो यहाँ पर 30 और 50 को जोड़ देंगे तो 80 डिग्री ये आ जाएगा। और जो है इस कोण को यहाँ पर देखिए जोड़ देंगे तो ये 60 डिग्री आया और ये 40 डिग्री आया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 100 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 100 डिग्री इसका मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिख लेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री का हो जाएगा। और इसी प्रकार से देखिए जब ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा तो ये भी कोण जो है 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये कोण और ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा कि यहाँ पर देखिए हमको कोण बी निकालना है और ये कोण हमारा देखिए 90 डिग्री आ चुका है और ये 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण बी बराबर देखिए 180 में से क्या करेंगे, इन दो कोणों को जोड़ करके घटा देंगे। तो यहाँ पर 180 माइनस हो जाएगा कोण ए और प्लस कोण सी, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, और इसमें से देखिए घटा देंगे तो हो जाएगा कोण बी बराबर 180 माइनस यहाँ पर देखिए कोण ए कितना है 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण बी बराबर हो जाएगा 180 में से जो है कितना घटा देंगे, यहाँ पर देखिए 120 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा कोण बी बराबर 60 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए ये 60 डिग्री का कोण आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कोण बी हमारा आ चुका है और अब इसी प्रकार से हम ए बी डी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार देखिए इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला कोण ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में तो देखिए अब यहाँ पर कोण ए हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कोण ए बराबर हो जाएगा देखिए 180 में से क्या करेंगे, इन दो कोणों को जोड़ करके घटा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस
देखिए ये कोण है 40 डिग्री, तो यहाँ पर 40 डिग्री कर लेंगे और प्लस हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए इन दोनों को जोड़ करके घटाएंगे तो कोण ए कितना हो जाएगा, तो 180 माइनस यहाँ पर देखिए हो जाएगा 130 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोण ए बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए कोण ए और कोण बी हमारा निकल आएगा। अब जो हम क्या करेंगे, अब हमको जो है ये पूरा कोण निकालना है और यहाँ पर ये पूरा कोण निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे कोण CAD बराबर CAD बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए ये 30 डिग्री आया है, 30 डिग्री और प्लस आ जाएगा देखिए 50 डिग्री, क्योंकि ये 50 डिग्री आया है। तो यहाँ पर देखिए 30 और 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 डिग्री। इसी प्रकार से अब दूसरा कोण ज्ञात कर लेंगे, कोण CBD बराबर। तो देखिए CBD बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि ये कोण हमारा 60 डिग्री निकला था और ये 40 डिग्री। तो यहाँ पर 60 में 40 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100 डिग्री। तो इस प्रकार से ये सवाल भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 अंकों की एक संख्या कहा गया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना इकाई का अंक बराबर, माना इकाई का अंक बराबर x है तथा दहाई का अंक बराबर y है। तो इस तरीके से देखिए मान लेंगे इकाई और दहाई का अंक, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए दहाई का अंक जो होता है वो अपने से 10 गुना होता है, इसलिए यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिख लेंगे तो संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगी 10y प्लस x, यानी कि जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा, या तो x प्लस 10y भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार तो यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो है 2 अंकों की संख्या का योग 12 है। तो यहाँ पर देखिए 2 अंक जो हैं वो कौन से हैं, x और y हैं। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई कर देंगे, x प्लस वाई बराबर 12 कर दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा समीकरण 1। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये देखिए हो जाएगा प्रथम शर्त से यहाँ पर लिख लेंगे, और द्वितीय शर्त से देखिए द्वितीय समीकरण बनेगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे द्वितीय शर्त से। तो यहाँ पर देखिए द्वितीय शर्त क्या है, यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए, यानी कि जो ये संख्या है इस संख्या में से अगर 36 घटा दिया जाए तो यहाँ पर देखिए 10y और प्लस का x है, इसमें से अगर 36 घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए संख्या के अंकों का स्थान बदल देंगे, यानी कि यहाँ पर देखिए जो इकाई के स्थान पर संख्या है उसको दहाई के स्थान पर ले जाएंगे, और जो दहाई के स्थान पर है उसको इकाई के स्थान पर ले जाएंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर 10y प्लस x है, यानी कि दहाई के स्थान पर y है और इकाई के स्थान पर x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दहाई के स्थान पर x कर देंगे और इकाई के स्थान पर y कर देंगे, तो हमारी संख्या ये बनेगी, यानी कि 10x प्लस y बनेगी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि समीकरण बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है x हो जाएगा, यानी कि ये वाला x, और यहाँ पर इस x को पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 10x हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और फिर यहाँ पर प्लस का 10y है, और ये वाला जो है y इधर ले जाएंगे तो माइनस का y हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे 36 का, तो प्लस का 36 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखिए x में से 10x को घटाना है, तो यहाँ पर देखिए माइनस का 9x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए प्लस का 9y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 36। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे
कि जो है माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से देखिए x बचेगा और माइनस का y बचेगा, और इधर माइनस का जो 9 कॉमन लिए उसको इधर भेज देंगे तो 9 चौक 36 यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा। अब ऊपर देखिए समीकरण क्या है, वो समीकरण इसके नीचे उतार लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर है समीकरण 1 क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर 12। यहाँ पर देखिए हो सकता है आप लोगों के समझ में ना आया हो, देखिए यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे माइनस का तो यहाँ पर देखिए प्लस का x बचेगा और माइनस का y बचेगा, और माइनस का 9 इधर ले जाएंगे तो देखिए इधर गुणे में है उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए भाग करेंगे 36 को तो 9 चौक 36 यानी कि यहाँ पर माइनस का 4 आ जाएगा। अब इसको जो है देखिए ये समीकरण 1 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको देखिए लिख लेंगे जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके चिन्ह जो है विपरीत है तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए जब जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा y वाला पद कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y के जो चिन्ह हैं वो विपरीत हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे जोड़ने पर। तो यहाँ पर देखिए जो ये y वाले पद हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर, यहाँ पर देखिए ये भी आपस में घट जाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, और फिर x बराबर हो जाएगा देखिए 8/2, और यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख करके y की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या है उसमें रख लेंगे। इधर साइड में क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 12। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 12 है, y का मान जो है यहाँ पर देखिए x का मान निकला है सारी, तो x का मान यहाँ पर रख लेंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर 12 है तो यहाँ पर x की वैल्यू निकली है 4, तो यहाँ पर 4 रख लेंगे और प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा, और फिर y बराबर देखिए 12 माइनस 4 हो जाएगा, और फिर y बराबर 8 हो जाएगा। यानी कि y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, तो 8 आ जाएगी। और x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देख लीजिए, यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी थी, हम केवल x और y के मान निकाले हैं, तो अभी थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए तो संख्या बराबर देखिए संख्या क्या माने थे 10y प्लस x, तो इसमें x और y के मान रख लेंगे तो हमारी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए 10 × 8 हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 × 8 = 80 और 80 में 4 जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगी, यानी कि 84 वो संख्या निकल आएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए व्यास दिया हुआ है, यानी कि d बराबर दिया हुआ है 3 मीटर, d बराबर दिया हुआ कितना 3 मीटर, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर इसकी सहायता से हम जो है त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यास दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या r बराबर हो जाएगा d/2। तो यहाँ पर देखिए d कितना है 3 है, तो 3/2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 3 का आधा करेंगे तो यहाँ पर 1.5 मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी त्रिज्या निकल आएगी। और फिर देखिए ऊंचाई दी हुई है इसकी, यहाँ पर देखिए जो है 14 मीटर गहरा कुआं कहा गया है, तो इसकी ये ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई h बराबर हो जाएगा 14 मीटर। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो बेलनाकार कुआं बन रहा है, देखिए कुआं इस तरीके से कुछ बनेगा, यानी कि इस तरीके से गोल कुआं होगा, और फिर यहाँ पर देखिए ये इसकी गहराई होगी, तो यही इसकी जो गहराई होगी यही क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। इस तरीके से देखिए कुआं होगा, तो ये जो गहराई है यही इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये यहाँ पर देखिए 14 मीटर दी हुई है और त्रिज्या इसकी दी हुई है, यानी कि व्यास पूरा ये दिया हुआ है व्यास, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या जो होगी वो क्या हो जाएगी व्यास की आधी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये ऊंचाई और त्रिज्या हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब बेलन का आयतन निकाल लेंगे। तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं। बेलन का आयतन बराबर
बेलन का आयतन बराबर, तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई का मान रख देंगे 22/7 और उसके बाद फिर आर स्क्वायर का मतलब क्या होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5 यानी कि 2 बार है, आर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 बार रख लेंगे और फिर एच बराबर हो जाएगा 14। अब यहाँ पर क्या करेंगे 7 को जो है 7 से जो है 14 को भाग कर देंगे तो 7 दूनी 14 यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 22 दूना 44 हो जाएगा और फिर गुणे यहाँ पर देखिए 15 गुणे 15 करेंगे तो हो जाएगा 15 15 225 और यहाँ पर देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा यानी कि यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अब 2.25 का 44 से गुणा कर लेंगे तो इधर साइड में कर लेते हैं। देखिए 2.25 का 44 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20, 20 का 0, 4 दूनी 8 और 8 दो 10, 10 का 0 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 और 8 एक 9 यानी कि यहाँ पर 900 आ जाएगा। और इसी तरीके से इस वाले 4 से गुणा करेंगे तो फिर यही संख्या आएंगी, तो एक क्रॉस लगा करके इधर से यही संख्याएं फिर नोट कर लेते हैं और फिर इन सभी को जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखिए 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 99 आ जाएगा यानी कि यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 99 घन मीटर। तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको जो है यहाँ पर दिया गया है कि गहरा कुआं है, फिर 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि 1 घन मीटर खोदने का खर्च बराबर 1 घन मीटर कुआं खोदने का खर्च बराबर कुआं खोदने का खर्च बराबर, तो देखिए 1 घन मीटर कुआं खोदने का खर्च कितना है, तो ये 30 रुपया दिया हुआ तो यहाँ पर 30 रुपया लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है कि 99 घन मीटर यानी कि जितना गहरा कुआं खोदा है उसका पूरा आयतन ये निकाला गया है। तो 99 घन मीटर कुआं खोदने का खर्च कितना होगा तो वो यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 99 घन मीटर कुआं खोदने का खर्च बराबर, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे इस 30 का 99 से गुणा कर लेंगे तो 30 गुणे 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 9 27, 27 का 7 हो जाएगा और फिर देखिए 3 9 27 और 27 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा यानी कि यहाँ पर देखिए 1 0 बढ़ जाएगा तो 2970 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यदि ए बराबर यहाँ पर ए के अवयव दिए हुए हैं 1 3 5 7 तथा बी बराबर 5 7 8 9 तो ए यूनियन बी तथा ए इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2019 में पूछा गया है। देखिए समुच्चय आपके कोर्स में नहीं है लेकिन तब भी ये क्वेश्चन पूछा गया है या हो सकता है 2019 में रहा हो, क्योंकि इस टाइम तो आपके सिलेबस में समुच्चय वाला चैप्टर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन देख लीजिए 2019 में पूछा गया है, इसलिए आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। और इससे पहले आप लोग 3rd सेमेस्टर में जो है समुच्चय पढ़ भी चुके हो तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए ए के अवयव कितने दिए हुए हैं 1 3 5 7 ये दिए हुए हैं ए के अवयव और बी के दिए हुए हैं कितने देखिए 5 7 8 और 9 ये दिए हुए हैं बी के अवयव। तो इनमें देखिए हमको करना क्या है ए यूनियन बी पहले निकालना है, ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी का मतलब है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको भी एक बार और जो कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 इसमें नहीं है तब भी इसको लिखेंगे, उसके बाद 3 देखिए इसमें नहीं है तब भी इसको लिखेंगे और 5 देखिए इसमें है कॉमन है तब भी इसको लिखेंगे और 7 भी कॉमन है तो यहाँ पर देखिए 7 को भी लिखेंगे, यानी कि एक बार लिखेंगे कॉमन है तब भी एक बार और कॉमन नहीं तब भी एक बार। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 और फिर 9। तो इस प्रकार से ए यूनियन बी ये हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो कॉमन है वही इसमें रखे जाएंगे अवयव। तो यहाँ पर देखिए कॉमन सिर्फ 5 है और 7 है तो यहाँ पर 5 और 7 ही ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण बी ए सी का देखिए मान दिया हुआ 40 डिग्री,
तो कोण OBC तथा कोण OCB का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2019 में पूछा गया है। यहाँ पर कहा गया, देखिए निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यानी कि ये कहा गया है कि O जो है वो वृत्त का केंद्र है, और कोण BAC ये दिया हुआ है 40 डिग्री। तो कोण OBC यानी कि ये कोण हमको निकालना है, और कोण OCB यानी कि OCB ये वाला कोण निकालना है, यानी कि ये दोनों कोण हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग एक पल में पढ़े होंगे या हमने भी पढ़ाया है कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, यानी कि ये कोण जो 40 डिग्री का है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इसके 2 गुना यानी कि 80 डिग्री का। और देखिए, यदि ये कोण जो है दिया होता तो हम क्या करते, तो हम ये प्रमेय लगा देते कि जो परिध पर बना कोण है वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। तो इस प्रकार से ये इसका आधा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रमेय यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो चलिए देखते हैं, एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का, परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। तो इस तरीके से ये प्रमेय लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए कोण BOC यानी कि ये कोण कितना हो जाएगा, 2 इंटू कोण BAC यानी कि BAC ये वाला कोण। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू यहाँ पर ये 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के निकल आएगा 80 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा ये कोण जो है निकल आएगा, यानी कि कोण BOC ये वाला कोण हमारा निकल आएगा। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज BOC में यानी कि BOC ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए OB बराबर OC क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर होंगी, क्योंकि वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर होंगी, और जब ये त्रिज्याएं हैं और ये बराबर होंगी तो देखिए इनके जो सामने के कोण हैं वो भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे आता है कोण OBC। देखिए OBC बराबर कोण OCB। इस प्रकार से ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इनके बराबर हम मान लेंगे x, यानी कि ये दोनों कोण क्या होंगे, x डिग्री के हो जाएंगे। और अब जो है क्या करेंगे कि अब इन तीनों कोणों का योग करके 180 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा कोण, देखिए OBC प्लस कोण BCO और प्लस कोण हो जाएगा COB, कोण COB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ पर देखिए OBC ये x डिग्री माने हैं, और प्लस यहाँ पर देखिए BCO यानी कि ये कोण भी x डिग्री है, और प्लस कोण COB हम ऊपर निकाल चुके हैं 80 डिग्री। तो यहाँ पर 80 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों x को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2x। तो यहाँ पर देखिए 2x प्लस 80 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 2x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखिए 80 घटाएंगे इसमें से तो हो जाएगा 100, और इस 2 को इसके बटे में ले आएंगे तो यहाँ पर देखिए x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए x बराबर 50 डिग्री आ गया, यानी कि ये कोण जो है 50 डिग्री का हो जाएगा और ये कोण भी 50 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही दोनों कोण हमको निकालने थे। तो यहाँ पर साइड में इधर लिख लेंगे, आता है कोण OBC बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री,
और इसी प्रकार से कोण ओ सी बी बराबर, तो देखिए ओ सी बी भी जो है 50 डिग्री का हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2019 में आया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगी 9,99,999, 9,99,999, ये हो जाएगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और अब इसका क्या करेंगे, इसका जो है हम वर्गमूल निकाल लेंगे, और वर्गमूल निकालने पर जो शेष बचे वो संख्या इसमें से घटा देंगे, तो वही जो है क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इधर से दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा हमारा ये बना, और एक ये बना, और एक ये बना। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेते हैं जिसका स्क्वायर करने पर 99 से ज़्यादा ना हो, या तो उससे कम रह जाए, या तो 99 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 9 नवा 81 होता है, और अगर 10 लेंगे तो 10 दहमा 100 हो जाता है, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 बार ये जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 नवा 81 हो जाएगा। अब 81 को 99 में से घटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 18 शेष आ रहा है। और फिर जो है अब क्या करेंगे, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 99, यानी कि यहाँ पर देखिए एक संख्या नहीं उतरती है, जोड़ा ही साथ में उतरता है। तो यहाँ पर 2 संख्या ऊपर से उतार लेंगे। अब जो है यहाँ पर 9 देखिए जोड़ लेंगे इसमें, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जिस संख्या से जो है गुणा करते हैं वही संख्या यहाँ पर नीचे जोड़ते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए 18 हो जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो अब जाएगा देखिए 9 बार फिर जाएगा। तो यहाँ पर 9 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 नवा 81, 81 का 1 हो जाएगा, और फिर 9 अठे 72, और 72 और 8 कितना हो जाएगा, तो 72 8 हो जाएगा 80। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और फिर 9 एकम 9, और 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 और 8 कितना हो जाएगा, तो 9 8 17 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको भी घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर देखिए 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 198 आ जाएगा। अब ऊपर से 2 संख्याएं फिर उतार लेंगे, तो यहाँ पर 99 हो जाएगा। अब इधर देखिए 9 को पुनः जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 दूनी 18, यानी यहाँ पर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 1, यानी कि 198 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 9 बार फिर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 9 नवा 81, 81 का 1 हो जाएगा, और फिर 9 अठे 72, और 72 और 8 कितना हो जाएगा, 72 8 80, 80 का 0 हो जाएगा। फिर 9 नवा 81, और 81 और 8 कितना हो जाएगा, तो 81 8 हो जाएगा 89, 89 का 9 हो जाएगा, और फिर 9 एकम 9, और फिर जो है 9 और 8 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 17। अब इसको भी घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पर जो है 9 बचेगा, और फिर यहाँ पर देखिए एक हासिल इधर से ले लेंगे, तो यहाँ 18 हो जाएगा। 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और फिर यहाँ पर देखिए 18 बचेगा। 18 में से 17 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि यहाँ पर जो है 1998 शेष बच जाएगा। तो इस प्रकार से यही संख्या हम जो है इस बड़ी वाली संख्या से घटा लेंगे, तो जो बचेगी वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, अतः 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, तो इसमें जो है घटा लेंगे हम। देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई, और इसमें से जो शेष बच रहा है इसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 9 में से 9 जाएगा
तो 0 बचेगा, और फिर यहाँ पर 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, और फिर 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और फिर यहाँ पर 99 बचेगा। तो इस प्रकार से ये जो संख्या बचेगी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना आयत की चौड़ाई बराबर, माना आयत की चौड़ाई बराबर, तो देखिए चौड़ाई x मान लेंगे, x है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी कि, तो देखिए लंबाई यहाँ पर कहा गया कि चौड़ाई की 3 गुनी है, तो आयत की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी 3x। और फिर देखिए कहा गया है यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, जो है आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला ये है, और यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 243, तो यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पर 243 लिख लेंगे, और लंबाई और चौड़ाई जो माने हैं वो रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लंबाई है 3x और चौड़ाई है x। अब यहाँ पर देखिए 243, यहाँ पर देखिए 243 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को इधर ही रखेंगे और 3 को उधर पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यानी कि ये समझ लीजिए कि इधर ही है, और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये जो है इधर देखिए गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी कि 243/3 हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पर 3 से इसको भाग कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 × 24 और 3 × 3 यानी कि 81 हो जाएगा। और फिर x बराबर यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर 81 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, देखिए 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 9 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 9 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कहा गया था कि जो है बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बाग की लंबाई जो है हम 3x माने थे, तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः बाग की लंबाई बराबर, अतः बाग की लंबाई बराबर, तो देखिए लंबाई 3x माने थे तो यहाँ पर 3 × 9 हो जाएगा, यानी कि 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और देखिए मीटर में था तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे 27 मीटर। तो इस प्रकार से बाग की लंबाई आ जाएगी। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।